हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं 498A के बारे में बताने जा रहा हूं कि इतनी बड़ी गलती चार्जशीट में होती है और आपको पता ही नहीं कि चार्जशीट जब पुलिस फाइल करती है तो इसका क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, कैसे आप जो है डिस्चार्ज पे आर्ग्यू कर सकते हैं, क्वाशिंग पे आर्ग्यू कर सकते हैं। और मैं एक लाइव केस एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे हमें इस गलती से, जब हमने ये पाया कि ये गलती हुई है, तो इससे हमें कैसे बेनिफिट मिला। देखिए क्या होता है कि जब भी 498A का केस होता है वो हमेशा वाइफ की स्टेटमेंट के बेसिस पे फाइल होता है। आप देखिए, अपनी चार्जशीट देखिए, उसमें वाइफ और उसके रिलेटिव्स जो है उनकी स्टेटमेंट लगी होती है और कुछ नहीं होता, और रिलेटिव्स तो हमेशा वाइफ का ही साथ देंगे। ठीक है, आपके केस में भी ऐसा है तो कमेंट ज़रूर कीजिए कि ऐसा है हमारे केस में, और कुछ अलग है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मेरे को भी पता चले और क्या नया आया है 498A में। बट मोस्टली केसेस में यही होता है कि वाइफ की स्टेटमेंट हो गई और रिलेटिव्स की स्टेटमेंट हो गई पुलिस के आगे, ये करके पूरी चार्जशीट आपकी फाइल हो जाती है। ठीक है ना, आप एक बार कमेंट कीजिए, मेरे को बताइए कि यही है ना, ऐसा ही है ना। तो जब ये चीज़ हो जाती है 498A के केस में, तब आपको ऐसी क्या गलती ढूंढनी है जिससे ये पूरा का पूरा केस जो है क्वैश हो जाएगा, पूरा का पूरा केस ख़त्म हो सकता है। ये क्या गलती है? देखिए क्या होता है कि 498A के केसेस जनरली आपके ऊपर क्यों डाले जाते हैं, पहले हम इस पे देख लेते हैं कि क्या रीज़न है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ताकि आपको क्रिमिनल साइड से आपके ऊपर प्रेशर पड़े। क्रिमिनल केसेस होंगे तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती है। अभी लास्ट वीक ही मैंने एक दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया था पेरेंट्स के लिए। पेरेंट्स को इम्प्लीकेट कर दिया था फॉल्स 498A में, और हमने जो है स्टे ऑर्डर लिया ऑनरेबल हाई कोर्ट से। वो इसलिए लिया क्योंकि वो इतना ट्रैवल नहीं कर सकते थे। तो जनरली क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा फोकस ही आपका हैरेसमेंट के लिए होता है कि पेरेंट्स आएंगे, ट्रायल कोर्ट अटेंड करेंगे, वो परेशान होंगे, तभी आप जो है एक अच्छी अमाउंट की सेटलमेंट पे आओगे, अच्छी एलिमनी दोगे। क्या मैं सही हूँ? एक बार कमेंट ज़रूर कीजिए, आपका क्या सोचना है इस बारे में। तो यही एक रीज़न होता है जिसकी वजह से 498A और चार्जशीट जो है जनरली फाइल होती है। ठीक है, ये आप क्लियर रखिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या गलतियाँ होती है, क्या क्या जो प्रॉब्लम है 498A के केस में होती है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि 498A के केस में वाइफ और उनके रिलेटिव्स की स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड करती है पुलिस, और वो कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट होती है। मेरे को एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या यही है कि कॉपी पेस्ट स्टेटमेंट्स है, वही सेम स्टेटमेंट जो है कंप्लेंट की जो स्टेटमेंट है, वही स्टेटमेंट 161 के बयान जो पुलिस रिकॉर्ड करती है वही है या नहीं। तो ये आपको पता चल जाएगा कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन इस केस में नहीं होती, और जब इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है तो केस जो है प्रोसिक्यूशन के नज़रिए से बहुत वीक हो जाता है। अब इसका फ़ायदा आपको दो तरह के से हो सकता है, एक हो सकता है डिस्चार्ज पे और एक होता है आपका क्रॉस एग्जामिनेशन में। आपको देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है कि बाइफरकेट करने हैं एलिगेशंस, कि वाइफ ने जो एलिगेशंस हस्बैंड पे लगाए हैं, जो इन लॉज पे लगाए हैं, वो कैसे हैं एलिगेशंस। क्या वो विदाउट डेट है, या वो ऐसे हैं कि माँ बाप इंस्टिगेट करा करते थे, वो भड़काते थे, ऐसे एलिगेशंस हैं। अगर ऐसे एलिगेशंस हैं तो आपका केस बहुत अच्छा तरफ जा सकता है डिस्चार्ज पे। एटलीस्ट पेरेंट्स का तो डिस्चार्ज इसमें हो ही सकता है। अभी मैंने एक लास्ट मंथ एक केस आर्ग्यू किया था जिसमें पूरा का पूरा केस ही डिस्चार्ज हो गया था। उसमें क्या हुआ था, हस्बैंड का ये कहना था कि वाइफ जो है एक भी दिन नहीं रही थी, और उसने जो है कंप्लेंट्स भी की थी, वो कंप्लेंट्स पुलिस ने लगाई हुई थी चार्जशीट के अंदर। तो हमने आर्ग्यू किया कि प्रोसिक्यूशन का जो ये कहना है कि वाइफ के साथ क्रूअल्टी हुई है, वही प्रोसिक्यूशन की चार्जशीट का यही कहना है कि जो कंप्लेंट की है हस्बैंड ने कि पत्नी तो एक भी दिन नहीं रही है, तो फिर क्रूअल्टी कैसे हुई। क्रूअल्टी के लिए कुछ ना कुछ तो एविडेंस चाहिए ना, एटलीस्ट साथ रहना तो ज़रूरी है ना। मैंने ये चीज़ लाइन पे आर्ग्यू किया तो वो केस जो है कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गया। इसकी केस स्टडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आर्टिकल है। कोई भी बात मैं बिना केस स्टडी के नहीं करता हूँ, तो जो आर्टिकल है उसमें आपको क्लियरली मिल जाएगा कि कैसे जो है इस केस में डिस्चार्ज हुआ। फिर नेक्स्ट गलती ये होती है कि इंग्रेडिएंट्स ही नहीं बनते हैं 498A के और या 85-86 BNS के। अब इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स ये होते हैं कि 498A में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है क्रूअल्टी, कि मेरे साथ जो है अत्याचार हुआ है, और
वो हैरेसमेंट उस लेवल का है कि वो शायद सुसाइड कमिट कर ले, वो उस लेवल का होना चाहिए। बट कई बार क्या होता है कि जैसे एलिगेशंस ऐसे आ जाते हैं, टॉन्टिंग, ताना देती थी सास, अगर ताना देती है, बहन जो है ताना देती है, या बहन और जो सास है वो प्रोवोक करती थी हस्बैंड को, या हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या फिर हस्बैंड जो है वो इन लॉज की ज़्यादा सुनता था, ऐसे अगर एलिगेशंस हैं आपकी एफआईआर या चार्जशीट में, तब आपका जो है इंग्रेडिएंट्स नहीं बनते 498A के, तो आप जो है क्वाशिंग या डिस्चार्ज इन दोनों स्थिति में ले सकते हैं, पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो सकता है। इसके लिए भी मेरे पास केस स्टडी है, वो भी आर्टिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये जाननी ज़रूरी है कि 498A में ये गलतियाँ निकालिए, ये गलतियाँ क्या है, आपके केस में क्या गलती है। कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको क्या लगता है कि आपके केस में क्या वीक पॉइंट है, क्या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं की, क्या वेग एलिगेशंस हैं, या फिर इंग्रेडिएंट्स ही नहीं बनता है। ये तीनों में से अगर कुछ भी है तो आपका जो केस है 498A का वो एलिजिबल होता है डिस्चार्ज या क्वाशिंग के लिए। जनरली जो है हम रेकमेंड करते हैं, अब क्वेश्चन ये रहता है कि वकील साहब आप ये बताइए कि क्वाशिंग के लिए जाएं या डिस्चार्ज के लिए जाएं। देखिए क्या होता है कि जब डिस्चार्ज के लिए आप जाते हैं तो पेरेंट्स को जो है ट्रैवल करना पड़ता है, जो लोअर कोर्ट में उनको आना पड़ता है। अब कईयों के ओल्ड एज पेरेंट्स होते हैं, कईयों के जो एज है वो बहुत ज़्यादा होती है कई पेरेंट्स की, तब मुश्किल हो जाता है इतना ट्रैवल करना, आपका डिस्टेंसेस इतने ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप जो है आप इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि आप फिर उनके लिए स्टे ऑर्डर ले सकते हैं ऑनेबल हाई कोर्ट से। जब आप ऑनेबल हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेंगे तो उनका जो है आना जाना रुक जाएगा। तो ऑनेबल हाई कोर्ट की बहुत हाई पावर होती है ऐसे केसेस को क्वैश करने के लिए। और अगर इंग्रेडिएंट्स नहीं बनते, वेग एलिगेशंस हैं, या फिर पुलिस ने ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, तो ऐसे केसेस में जो है इजीली क्वैशिंग हो जाती है। और कई केसेस में आप डिस्चार्ज के लिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वही सिमिलर ग्राउंड्स आपके डिस्चार्ज के लिए भी आप आर्ग्यू कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपका केस क्या है और राइट स्टेप्स लेने सही टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपके केसेस लंबे चलेंगे, पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगी, आपके पास कोई भी लेवरेज नहीं रहेगा, कोई भी जो है स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं रहेगा। जब अगर ये सब चीज़ें आप अवॉइड करते, इग्नोर करते हैं, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये मैंने कुछ ग्राउंड्स बताए हैं कि कैसे जो है आप डिस्चार्ज ले सकते हैं या क्वैशिंग ले सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपका केस जो है कैसा है, ताकि मैं जो है देख पाऊँ कि आपके जो केसेस हैं वो सिमिलर माइंडसेट पे है जो मेरा है, या फिर अलग कुछ हो रहा है आपके केस में। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।